बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन हमारी साइंटिफिक राइटिंग के बारे में है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे जिक्र किया था कि साइंटिफिक राइटिंग एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्किल है। जो लोग एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या जिन्होंने अपना रिसेंटली एमफिल या पीएचडी कंप्लीट की है या जो अर्ली कैरियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सब के लिए साइंटिफिक राइटिंग इंतहाई अहम चीज़ है। उसकी वजह यह है कि आपको एमफिल के बाद या पीएचडी के दौरान या पीएचडी के बाद अपने थीसिस में से थीसिस भी लिखना है और उसके बाद थीसिस कंप्लीट करने के बाद आपको उसमें से रिसर्च पेपर्स भी लिखने हैं। रिसर्च पेपर्स के अलावा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हें तो रिसर्च पेपर्स इसलिए भी चाहिए कि जब उन्होंने एक कैडर से एक ग्रेड से अगले ग्रेड में उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए उन्हें सर्टेन नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं। रिसर्च पेपर्स के अलावा उन्हें प्रोजेक्ट्स भी लिखने हैं। तो रिसर्च पेपर, थीसिस राइटिंग, प्रोजेक्ट राइटिंग, ये मोर और लेस इसकी साइंटिफिक राइटिंग की जो बेसिस हैं वो एक किस्म की होती हैं। तो अगर आपको साइंटिफिक राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स पता हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी फॉर्मेट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी सिलसिले में पहली गुजारिश ये है कि जो लोग एमफिल कर रहे हैं और उनका इरादा ये है कि वो बाद में पीएचडी करेंगे और फिर फैकल्टी में आएंगे, इसी तरह पीएचडी के लोग या जो अर्ली करियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि अगर उनकी ये स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उन्हें ये स्किल सीखनी चाहिए। और ये स्किल ऐसी है कि जो थ्रू आउट द करियर आपके साथ चलेगी। आप अभी इसलिए सीखें कि आपको ज़रूरत है, लेकिन जब आप फैकल्टी मेंबर्स बन जाएंगे तो उस वक्त आपको ये स्किल इसलिए चाहिए कि आप एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर रहे होंगे, तो अपने स्टूडेंट्स को भी आपने ये स्किल सिखानी है ताकि ये सिलसिला जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। इस सिलसिले में बात करते हैं तो साइंटिफिक राइटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देखें कि आप जो रिसर्च राइटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना एक पेपर लिखा, अब आप उस पेपर को जर्नल में सबमिट करवा देते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। यानी मेरे नज़दीक रिसर्च राइटिंग के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। उसमें एक कंपोनेंट है नॉवेलिटी ऑफ रिसर्च, जो बेसिक क्वेश्चन होता है जो आपकी थीसिस के बारे में भी आपका पैनल आपसे पूछता है, और जब आप पेपर सबमिट करवाते हैं तो आपका जो एडिटर है और उसके बाद जो रिव्यूअर्स हैं उनका मेन फोकस आपकी रिसर्च क्वेश्चन की नॉवेलिटी के ऊपर होता है कि वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन या जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी इतनी वर्थ है कि उसको कंसीडर किया जा सके। तो ये एक नॉवेलिटी का कंपोनेंट है, ये हमेशा रहता है, थीसिस के साथ भी रहेगा, आपके रिसर्च पेपर्स के साथ भी रहेगा। लेकिन इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है वो है राइटअप का। फॉर एग्जांपल आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत नॉवल है, लेकिन आपका राइटअप वीक है, तो अब आपका जो आइडिया है आप उसे प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। तो जिस चीज़ को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली उसके चांसेस फॉर कम्युनिकेशन जो हैं वो लिमिटेड होंगे। तो मेरे नज़दीक नॉवेलिटी ऑफ रिसर्च और राइटअप ऑफ दैट रिसर्च दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर एक भी पॉइंट वीक रह जाएगा तो दूसरा पॉइंट यानी दूसरा जो पिलर है वो उस पहले पिलर को स्ट्रेंथन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च नॉवल है लेकिन आपका राइटअप वीक है, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा कि आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकें या थीसिस में से सक्सेसफुली जो है वो गो थ्रू कर सकें। दूसरे नंबर पे अगर आपका राइटअप बहुत अच्छा है लेकिन आपकी रिसर्च नॉवल नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम रहेंगे। दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसमें ये नहीं हो सकता कि आपका राइटअप बहुत अच्छा हो लेकिन आपके रिसर्च आइडिया की नॉवेलिटी जो है वो वीक हो, तो चांसेस मेरे ख्याल में बहुत कम चांसेस होते हैं। इसी तरह से अगर नॉवेलिटी है लेकिन राइटअप वीक है तो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस केस में मैं थोड़ा सा जो आप कह लें कि मार्जिन ऑफ डाउट है वो देता हूँ कि जो एडिटर होता है या जो आपका रिव्यूअर होता है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि आइडिया इज़ ब्रिलियंट, ठीक है, तो उसके बाद वो आपको एक चांस ज़रूर देता है कि आप अपने राइटअप को इम्प्रूव कर लें। लेकिन मैं आपके लिए मेरे नज़दीक जो बेस्ट मॉडल है वो यही है कि रिसर्च आपकी नॉवल है, इट्स वेरी गुड, लेकिन अब आपको अपने राइटअप को भी उस लेवल तक लेके जाना चाहिए कि आप अपने उस नॉवल आइडिया को इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर या किसी रिपोर्ट की फॉर्म में जो है वो पब्लिश कर सकें। अब
जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा साइंटिफिक राइटिंग के बारे में वो हमेशा से ये रहता है कि जो भी हमारा आइडिया है, जो भी हम सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो रीडर्स हैं, वो हमारे आइडिया को ग्रैस्प कर सकें। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर हमें रिसर्च राइटिंग के ऊपर या साइंटिफिक राइटिंग के ऊपर कमांड है, अगर हम अपने आइडिया को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं तो तभी ये पॉसिबल है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप राइटअप कर रहे हों, एक जो वन लाइन पंचर आपके जहन में होना चाहिए, पंच लाइन आपके जहन में जो होनी चाहिए वो ये है कि हाँ, मैं इस तरीके से अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करना चाहता हूँ या इस तरीके से उसका राइटअप करना चाहता हूँ ताकि मेरा जो ऑडियंस है या जो रीडर्स हैं वो मेरे आइडिया को समझ सकें, वो मेरी रिसर्च को समझ सकें। इसको बात को आप इस तरह से समझें कि अगर मेरे पास बहुत अच्छी रिसर्च है लेकिन मैं अपने रीडर्स को वो रिसर्च समझा नहीं पाता, तो उस रिसर्च के बाद वाली रिसर्च शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आइडिया मेरे पास है मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा। इसी तरह से आप ये समझें कि एक रिसर्च है जो इस हद तक नॉवल है कि उस पर पेटेंट बन सकता है, कोई प्रोडक्ट बन सकती है। आप उस रिसर्च को इन्वेस्टर्स के पास लेके जाना चाहते हैं कि जी बहुत ब्रिलियंट आइडिया है मेरे पास, फॉर एग्जांपल कोरोना वैक्सीन का कोई सोल्यूशन है आपके पास, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर्स को ये समझा ही नहीं पाते कि ये वैक्सीन कैसे डेवलप होगी, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये रिसर्च कैसे काम करेगी, तो आप ये समझें कि देयर कुड बी अ फेलियर। तो राइटिंग जो है वो बुनियादी तौर पे आपको हेल्प आउट करती है कि हाउ यू विल प्रेजेंट योर आइडिया टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। अब इस सिलसिले में राइटअप के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको ये क्लियर हो गया कि आप अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपनी रिसर्च इन अ मीनिंगफुल वे। अब उस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे अचीव करेंगे, उसके फिर आगे दो पिलर्स हैं मेरे नज़दीक। सबसे पहला पिलर है वो है क्लियर राइटअप, आप इसे क्लैरिटी भी कह सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यू विल मेक पीपल अंडरस्टैंडेबल अबाउट योर रिसर्च, कि आप जो कुछ भी लिखें वो अंडरस्टैंडेबल हो, उसको पढ़ने के बाद आपका रीडर समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। तो आपका राइटअप जितना क्लियर होगा, क्लियर टू अंडरस्टैंड होगा, उसके अंदर क्लैरिटी होगी, उतना ही उसका चांस फॉर सक्सेस फॉर पब्लिकेशन या सक्सेस फॉर एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ पेटेंट और प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट वो बढ़ जाएगा। इसी राइटअप का जो दूसरा पिलर है वो है लॉजिकल स्टाइल। लॉजिकल स्टाइल जो है वो आप समझेंगे, उसके भी आगे दो पार्ट्स हैं मेरी नज़र में। एक तो है फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ द एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज़ है स्टोरी। बेसिकली फ्लो ही, जो लॉजिकल फ्लो ऑफ द टेक्स्ट है, वही आपका स्टोरी कंस्ट्रक्ट करने में आपको हेल्प आउट करेगा। साइंस देखें एक बोरिंग चीज़ है। अब आप इतने पेपर्स पब्लिश होते हैं, उनको लोग पढ़ते हैं, अगर आपका रीडर जो है वो आपके टेक्स्ट को पढ़ने के बाद बोर होना शुरू हो जाए, से पहला पैराग्राफ या दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही वो बोर होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका पेपर नहीं पढ़ेगा, वो आपका थीसिस नहीं पढ़ेगा। अब उस बोर्डम को या उस जो आपका स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए आपको उसी एक जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है या एक्सपेरिमेंट है, आपको उसे एक स्टोरी में कन्वर्ट करना है। स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप एक सीढ़ियों की मिसाल लें कि जैसे स्टेप्स हैं, इसी तरह से आप अपनी स्टोरी को स्टेप वाइज बिल्ड करेंगे, ताकि हर स्टेप के बाद आने वाला स्टेप जो है वो पिछले स्टेप के साथ भी कनेक्टेड है और वो अगले स्टेप के साथ भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है उसका एक कनेक्शन तो पिछले पैराग्राफ के साथ है, एक कनेक्शन उसका अगले पैराग्राफ के साथ है। तो कनेक्शन में जब वो बात चलेगी तो वो फ्लो भी रहेगा, वो एक स्टोरी की फॉर्म जो है वो बन जाएगी। तो आपका रीडर जो है उसका इंटरेस्ट जो है फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट वो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट रहेगा तो वो आपकी रिसर्च को पढ़ेगा और पढ़ेगा तो उस पर कोई कमेंट कर सकेगा या उसको एक्सेप्ट करेगा फॉर पब्लिकेशन एज अ पेपर और एज अ थीसिस। तो ये चीज़ें जो है वो आपको लेके चलनी है। लॉजिकल स्टाइल या फ्लो के बारे में इसके बाद शायद इतनी बात नहीं होगी, तो इसको मैं यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं।
अब आप किसी शख्स के साथ जब भी बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वन आफ्टर अदर जो है वो बात ऐसी हो जो कनेक्ट कर रही हो, अब्रप्ट ना हो। अब देखें कि अगर आपके साथ कोई बंदा बात कर रहा हो और वो एक दफ़ा आपसे ये कह रहा हो कि जी पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, और अगले ही लम्हे वो ये बात करे कि जी यूरोप की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दो बातों के दरमियान कनेक्शन क्या है, लिंक क्या है। तो अमूमी तौर पे जो हम गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू जो है वो एक लॉजिकल स्टाइल में होती है। हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और हम अपने उस पॉइंट को वन आफ्टर अदर कंस्ट्रक्ट करते हुए उसको लॉजिकल एंड की तरफ लेके जाते हैं। तो जो अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं या जो आपका अच्छा राइटअप है, थीसिस राइटअप है या रिसर्च पेपर राइटअप है, वो बुनियादी तौर पे दो पिलर्स के ऊपर खड़ा होगा। एक क्लैरिटी के ऊपर, क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, द इंफॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ है लॉजिकल स्टाइल, द इंफॉर्मेशन इज़ फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो अगर आप ये दो चीज़ों को अपनी रिसर्च राइटिंग के अंदर एम्बेड कर लें तो मैं समझता हूँ कि दैट कुड बी अ रियली गुड साइंटिफिक राइटिंग टेक्निक। उसके बाद लेकिन जो साइंटिफिक राइटिंग है उसके बहुत से पिलर्स हैं। आपने बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, लेक्चर्स देखे होंगे, वेबिनार्स देखे होंगे जिसमें वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो साइंटिफिक राइटिंग के बारे में बात करते हैं, और मेनली उनका जो फोकस मैंने नोट किया है वो ये है कि जी रिसर्च पेपर जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस पार्ट में आपने क्या लिखना है, जर्नल कैसे सिलेक्ट करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन। मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन भी रेलेवेंट है, लेकिन मेरे नज़दीक जो रिसर्च पेपर की सबसे अहम जो उसका पार्ट है वो उसका राइटअप ही है। फ्लो को मैंने वहीं पे छोड़ दिया, मैं सिर्फ राइटअप पे अब से ऑनवर्ड जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ राइटअप को कैप्चर करेगा। तो राइटअप में मेनली मैं लैंग्वेज या उसके स्टाइल पे बात करूँगा कि उसमें ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से जो हमारे थीसिस कि रिव्यूज़ बार बार हम सुपरवाइज़र को अपना थीसिस देते हैं लेकिन वो फिर कहते हैं कि जी ये तो ठीक नहीं लिखा हुआ, इसे ठीक करें, या हम पेपर सबमिट करवाते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है और वो कहते हैं कि जी आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट की लैंग्वेज है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में नॉवेलिटी के बाद बहुत ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो लैंग्वेज की बेस पे रिजेक्ट होते हैं। आजकल जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं उनके पास रिसर्च पेपर सबमिशन इस हद तक बढ़ गई है कि वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते कि वो कोई भी ऐसा पेपर उसको इवन रिव्यू में भेजें जिसके बारे में वो समझते हैं कि इसकी लैंग्वेज है वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि आप अकेले पेपर सबमिट नहीं कर रहे। मेरा ख्याल ये है कि जो अच्छे जर्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनकी जो एनुअल सबमिशन है वो कोई अब 8 से 10 हज़ार पेपर्स पर ईयर तक पहुँच गई है, और अगर आप उसको थोड़ा सा रिकैलकुलेट करें तो पर डे मेरा ख्याल है कोई 10 के करीब जो है वो पेपर वो हर रोज़ 10, 20, 30 पेपर जो है वो उन्हें सबमिट होते हैं। अब आप बताइए कि 10-30 पेपर्स को रिव्यू करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अब इस सिलसिले में ज़्यादातर एडिटर्स ने डेस्क रिजेक्शन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है कि वो आपका टाइटल पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कंक्लूजन पढ़ते हैं और वहीं डिसीजन दे देते हैं कि जी हम आपका जो पेपर है इसको रिव्यू में नहीं भेज रहे, इट इज़ बीइंग रिजेक्टेड। और उसमें मेन नॉवेलिटी ऑफ द आइडिया और दूसरी चीज़ जो है वो राइटअप पे बात होती है। तो नॉवेलिटी एक अलग टॉपिक है, उसको हम कभी फिर टच करेंगे। इस वक्त चूँकि हम रिसर्च पेपर राइटिंग के बारे में बात करें तो राइटिंग के अंदर जो मेन बैकबोन या पिलर है वो है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी रिसर्च पेपर या थीसिस राइटिंग के अंदर। इसको हम जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखेंगे, अभी हम एग्जांपल्स के साथ आगे चलेंगे तो आप नोट करेंगे कि विद लिटिल एफर्ट अगर हम प्रॉपरली इन चीज़ों को करें तो वी कैन इम्प्रूव अवर राइटिंग टू अ मच बेटर एक्सटेंट। इसी के अंदर जो मेन राइटअप के अंदर या लैंग्वेज के अंदर जो मेन चीज़ है वो है, आप समझ लें कि क्लियर वर्सेस अनक्लियर मैसेज। अगर आपका मैसेज बहुत क्लियर है तो रीडर जो है वो थ्रू आउट द मैन्युस्क्रिप्ट या थ्रू आउट द थीसिस उसको कोई इशू ही नहीं है। वो आप बात कर रहे हैं वो उसको समझ रहा है, उसके पास उसके सामने डेटा है, ग्राफ्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो सारी चीज़ों से समझ रहा है आपका मैसेज। तो इसलिए जो मेन ऑब्जेक्टिव आपकी राइटिंग का रहेगा वो ये होगा कि क्लैरिटी ऑफ राइटिंग, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट।
ताकि आपका रीडर आपकी बात को समझ पाए। जो पुअर लैंग्वेज है उसकी वजह से आपकी पब्लिकेशंस जो हैं वो डिले भी हो सकती हैं, ब्लॉक भी हो सकती हैं और रिजेक्ट भी हो सकती हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आपका आइडिया बहुत नॉवल है और आपका राइटअप अप टू द मार्क नहीं है तो एडिटर आपको थोड़ा सा चांस देता है कि आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर लें, क्योंकि आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। लेकिन अगेन अगर आप ये समझें कि आपका आइडिया भी बहुत नॉवल है और आपका राइटअप भी बहुत अच्छा है तो पेपर वापस नहीं आएगा। दैट मीन्स आपकी पब्लिकेशन डिले नहीं होगी। स्पेशली वो लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, जिन्हें अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए उन्हें पब्लिकेशंस चाहिए, तो उन्हें इस चीज़ के ऊपर खुसूसी तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि वो अपने राइटअप को बिफोर टाइम अप टू द मार्क करें, ताकि उनको जो डिले आता है, बहुत से ऐसे पीएचडीज होते हैं जो टाइम पूरा कर चुके होते हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी होती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द पेपर वो दे आर पेंडिंग। तो इस वजह से आपको अपनी लैंग्वेज को पहले ही इम्प्रूव कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि हमें अपने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर थ्रू आउट द मैन्युस्क्रिप्ट एक ही लैंग्वेज जो है या प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज उसको यूज़ करना चाहिए। उसमें आप ये समझें कि हमारे पास एक यूके इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल है और यूएस भी है। जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो यूएस में चल रहे होते हैं, हमने जो पढ़ा है वो यूके स्टाइल में पढ़ा है, तो बाज़ औक़ात ना मिक्स स्टाइल हमारे पेपर्स और थीसिस के अंदर चल रहा होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो इनकन्सिस्टेंसी को शो करता है। तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आप जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं, यूके है या यूएस स्टाइल है, एक स्टाइल रखें और थ्रू आउट द पेपर उसी स्टाइल को जो है वो फॉलो करें, ताकि आपके पेपर के अंदर कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी रहे। अब लैंग्वेज के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, सबसे पहले क्लैरिटी है कि हम जो भी लिखेंगे वो क्लियर है, क्लियर टू अंडरस्टैंड है, क्रिस्टल क्लियर टाइप चीज़ है, कोई कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है विच इज़ क्रिएटिंग फिटीग और ऑन आवर ब्रेन, which is taking too much time, or we have to read again the same sentence just to understand what we want to say. तो क्लैरिटी हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि ऑब्जेक्टिविटी इन द राइटिंग। हम साइंटिफिक राइटिंग और जो कन्वेंशनल नॉवल राइटिंग है या जिसे हम लिटरेरी राइटिंग कहते हैं, उसमें डिफरेंस ही ये है कि लिटरेचर के अंदर या जो नॉवेल्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं या उर्दू में लिखे जाते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, आप समझें ओवर एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है। लेकिन जो साइंटिफिक राइटिंग है उसमें हमें टू द पॉइंट रहना है, वेरी ऑब्जेक्टिव। जितनी बात या जितने अल्फाज से हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है हमें उसी तक स्टिक करना है, हमें सेंटेंसेस को खाम खा कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा मैसेज कन्वे हो जाए। हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दैट शुड बी थ्रू टू द माइंड्स। अगर वो हो चुके हैं तो इसके अलावा हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी जो अहम लैंग्वेज का पिलर है वो है ऑब्जेक्टिविटी। एवरीथिंग विद इन द टेक्स्ट इज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई भी चीज़ टेक्स्ट के अंदर शो नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सप्लेनेशन हम दें वो एक्यूरेट होनी चाहिए। कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन हो जो हमारी अपनी इख्तरा हो, हमने खुद से ही वो बना ली हो, वो एग्जिस्ट ना करती हो, या इन्फॉर्मेशन जो हम जिस इन्फॉर्मेशन या जिस डेटा के ऊपर बात करें दैट शुड बी एक्यूरेट। और फोर्थ चीज़ है वो है कंसाइजनेस। अगेन कि कोई अननेसेसरी चीज़ हमारे टेक्स्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही टेक्स्ट हो, बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि हमने खुद भी ऐसे ही किया है कि थीसिस लिखा और उसके अंदर जनाब वो 100 पेजेस का थीसिस था, तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि मुझे ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक 40 to 50 पेजेस का एमएससी एमफिल का थीसिस इज़ फार एनफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या ऑब्जेक्टिविटी के साथ टेक्स्ट होना चाहिए। खामखा का टेक्स्ट जो है जस्ट वेस्टिंग पेजेस एंड वेस्टिंग टाइम। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि इन 4 जो मेन डेफिनेशंस हैं ऑफ गुड लैंग्वेज या गुड राइटिंग, उसको आप ऐसे भी समझें कि अब जो आपके जर्नल्स हैं उन जर्नल्स ने हर आपके पेपर के साथ पेज लिमिट लगा दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो वो कहते हैं जी कि पब्लिश्ड जो पेपर हों, पेजेस हों, वो नॉट मोर देन 6 फॉर एग्जांपल। तो अगर आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स या एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं
तो और आप यू आर एक्सीडिंग द लिमिट, पेज लिमिट, तो अल्टीमेटली वो आपको शुरू में ही आपका पेपर वापस कर देंगे कि जी यू आर ऑलरेडी एक्सीडिंग द लिमिट, आप इसको विद इन लिमिट लाएं, तब हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर रिव्यू। तो उस ब्लॉक से या उस डिले से बचने के लिए भी हमें ये चाहिए कि हम बिफोर टाइम उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करें जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं टेक्स्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, कि हमने किस तरह से एक बेटर एक्सप्रेशन या एक बेस्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है फॉर द पेपर्स। इस केस में 4 जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, लाइक क्लियर टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट, एक्यूरेट टेक्स्ट और कंसाइज्ड टेक्स्ट। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए मैं समझता हूँ कि 3 R's स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको भी यही प्रपोज करूँगा कि राइट, रिव्यू एंड री राइट। जब शुरू में आप पहला ड्राफ्ट लिखेंगे उसमें डेफिनेटली आप बहुत से रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। पहले आप सिर्फ अपना टेक्स्ट लिखें, ड्राफ्ट लिखें, उसके बाद आप उस ड्राफ्ट को रिव्यू करें। रिव्यू में आपके सामने वो सारे प्रिंसिपल्स होंगे तो आप उसको वो रिव्यू करते जाएं, और फिर रिव्यू करने के बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आप उसको एडिट कर दें। दैट मीन्स यू विल री राइट योर मैन्युस्क्रिप्ट। तो राइट, रिव्यू एंड री राइट, इन चीज़ों को आप जितना अच्छा यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग उतनी ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव्ड शक्ल में आपके सामने आएगी। फाइनल मैसेज मेरा ये है कि रिमूव ऑल अननेसेसरी वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग विच इज़ अननेसेसरी जस्ट रिमूव इट। और अननेसेसरी के बारे में बाद में मैं इस पर स्पेसिफिक बात करता हूँ कि अननेसेसरी से मुराद क्या है और आप अननेसेसरी वर्ड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जनरली जो लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स या एरर्स होती हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकरेक्ट टेंसेस यूज़ करते हैं लोग, इनएक्यूरेट ग्रामर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इनकन्सिस्टेंट यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू आउट द पेपर है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ टेक्स्ट में चलती रहती हैं। इस केस में स्पेलिंग एरर जो हैं वो वर्ड फॉर्मेट का हिस्सा हैं। उसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब अपना टेक्स्ट मुकम्मल कर लें तो आपके पास वर्ड के अंदर ये एक ऑप्शन है स्पेलिंग चेक का, आप उसे लगा दें तो स्पेलिंग जितनी मिस्टेक्स होंगी वो आपके सामने हाईलाइट कर देगा। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने ऑटो करेक्शन मोड पे वर्ड को चला रहे होते हैं तो आप कुछ मिस टाइप करते हैं और वो उसको करीब तरीन वर्ड के पास ले जाता है, और वो करीब तरीन वर्ड एक्चुअली वो नहीं होता जो आप चाह रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में आपको केयरफुली जो है उसको रिव्यू करना चाहिए कि ऐसे जो वर्ड्स चॉइस आपने यूज़ की है वो वही है जो आपको रिक्वायर्ड है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप जो है वो स्पेलिंग चेक के थ्रू जो है वो उसको ज़रूर इंश्योर कर लें। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि उनको कैसे हम अपने राइटअप में इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जब मैं पेपर रिव्यू करता हूँ, अपने दोस्तों के ड्राफ्ट भी रिव्यू करता हूँ, अपने स्टूडेंट के ड्राफ्ट भी रिव्यू करता हूँ, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जर्नल्स के साथ एज ए रिव्यूअर भी मैं काम करता हूँ, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं सेंटेंसेस के लिहाज से। तो मेरी जो पहली गुजारिश है या जो एडवाइस है, यूजुअली जो लोगों की एडवाइस भी है वो यही है, एक्सपर्ट्स की, वो ये है कि आप डायरेक्ट और शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, क्योंकि जब भी आप इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पे जाते हैं तो आपकी सेंटेंस लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी सेंटेंस की लेंथ ज़्यादा होती है उतना क्लैरिटी का इशू जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में एक प्रोफेसर का मैंने उनकी वीडियो सुनी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि आपको किस प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करना चाहिए और किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितनी सिंपलिसिटी होगी और जितना शॉर्ट सेंटेंस होगा उतनी ही क्लैरिटी जो है वो टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा होगी। जब आप, मैंने पहले भी बताया कि जब आप सेंटेंस की लेंथ एक ख़ास नंबर से बढ़ा देते हैं, वर्ड काउंट से बढ़ा देते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आती कि जी आप बेसिकली मेन इंफॉर्मेशन क्या है और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्या है। खाम खा का वो टेक्स्ट होता है, उसके अंदर जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो हमें उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अलावा जो एक सेंटेंस है उसके अंदर जस्ट कन्वे वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन,
अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं, स्पेशली जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं, जैसे एमफिल स्कॉलर्स हैं जो पहली दफ़ा थीसिस लिख रहे होते हैं, या पीएचडी स्कॉलर्स भी होते हैं, शुरू में भी ये चलता रहता है सिलसिला। वो क्या करते हैं कि दो सेंटेंसेस को ना एंड के साथ जोड़ देते हैं। अब एंड से पहले सेंटेंस जो है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और एंड के बाद वाला सेंटेंस जो है वो एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो उस सिलसिले में आप एंड को फुल स्टॉप के साथ चेंज कर दें, तो आप बेसिकली एक सेंटेंस को दो सेंटेंसेस में जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है और दूसरा दूसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, और अब उनकी जो सेंटेंस की यानी वर्ड काउंट है वो भी कम हो गया है। जैसे ही वर्ड काउंट कम होगा तो क्लैरिटी जो है वो टेक्स्ट के अंदर वो बढ़ जाएगी। लास्ट चीज़ जो है जो मेरे नज़दीक इंतहाई अहम है, क्योंकि जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया तो मुझे अपनी राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी महसूस हुई, और मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट के बाद से मैंने इसको बहुत ज़्यादा फोकस में रखा है, वो है वर्ब का यूज़। अमूमी तौर पे हम इज़, एम, आर और इस तरह के सेंटेंसेस खामखा सेंटेंस की लेंथ बढ़ा देते हैं। अगर हम उसकी जगह पे एक अच्छा एक्शन वर्ब इंट्रोड्यूस करवा दें तो उससे सेंटेंस की लेंथ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एट द सेम टाइम जो सेंटेंस की मीनिंगफुल एसेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि जब भी आप अपने सेंटेंसेस को चेक कर रहे हों तो आप ये चेक करें कि क्या आपने उसके अंदर प्रॉपर वर्ब यूज़ किया है और उसकी पोजीशन जो है वो प्रॉपर है। अब जैसे ही आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, यानी ये जो 3-4 प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी क्लैरिटी ऑफ द टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। जनरली जो मैं समझता हूँ कि एवरेज लेंथ ऑफ अ सेंटेंस वो अराउंड 15 प्लस माइनस वर्ड्स होनी चाहिए। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात आप किस किस्म का टेक्स्ट जो है वो लिख रहे हैं, लेकिन आप इसको कुछ फिक्स कर लें कि 15 वर्ड्स के अलाउंग होगी। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज तो यही है कि अगर आपने कोई ड्राफ्ट लिखा है उसमें आप अपने सिर्फ हर सेंटेंस की लेंथ चेक करें और उसका वर्ड काउंट निकालें। तो अब आप अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि एक सेंटेंस है जिसका वर्ड काउंट 27 पे जा रहा है, तो अब आपकी अगली असाइनमेंट ये है कि आपने उसे 15 वर्ड्स तक लेके आना है। जब आप ये करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल पुट योर ब्रेन टू वर्क टू एडिट द टेक्स्ट। उसमें अल्टीमेटली आप फिर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को निकालना शुरू कर देंगे, उसे रिमूव करेंगे, तो आपके टेक्स्ट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। इसी सिलसिले में अब हम जाते हैं कुछ अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ जो मैंने डिफरेंट टेक्स्ट से उठाई हैं, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले जिस चीज़ से हमें वास्ता पड़ता है वो है रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आप देखें कि जो अवॉइड है, यानी ये ऐसी सिचुएशन है जिसे हमें अवॉइड करना है। तो उसमें टेक्स्ट ये है कि मैनी अनट्रेन्ड साइंटिस्ट्स हु हैव नेवर अटेंडेड एनी ट्रेनिंग कंटिन्यू टू एम्फेसाइज फॉर वर्कशॉप्स। यानी अनट्रेन्ड साइंटिस्ट जो किसी भी ट्रेनिंग पे नहीं गए तो वो लोगों को ये एम्फेसाइज करते हैं कि ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए। अब इसी को मैंने रीराइट किया है एडिट करके कि मैनी अनट्रेन्ड साइंटिस्ट्स हु हैव नेवर अटेंडेड एनी ट्रेनिंग कंटिन्यू टू। अब आप देखिए कि जब हमने ये कह दिया है कि वो अनट्रेन्ड साइंटिस्ट हैं तो इसके अंदर बिल्ट इन मीनिंग है कि दे हैव नेवर बीन टू एनी ट्रेनिंग वर्कशॉप। जब हमें पता है कि वो अनट्रेन्ड हैं एंड दे हैव नेवर बीन टू एनी वर्कशॉप, तो हम उस टेक्स्ट को क्यों लिखना चाहते हैं? तो हमें उस टेक्स्ट को रिमूव करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है कि हु हैव नेवर अटेंडेड एनी ट्रेनिंग कंटिन्यू टू। अच्छा, कंटिन्यू टू का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, हम उसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि मैनी अनट्रेन्ड साइंटिस्ट्स एम्फेसाइज फॉर वर्कशॉप्स। तो अब आप देखें कि दोनों सेंटेंसेस जो पहला है जो अवॉइड कैटेगरी में मैंने लिखा है उसका वर्ड काउंट जो है वो 14 है, और जब हमने उसे एडिट किया उसमें से अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया है, तो जो हमारे पास सेंटेंस है उसकी वर्ड काउंट जो है वो 6 है, क्वाइट शॉर्ट। अब यही चीज़ है जो मैं आपको पिछले केस में एम्फेसाइज कर रहा था कि आप अपने टेक्स्ट को पढ़ें और उसमें से अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसे डिलीट कर दें, तो आपके सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे और मीनिंगफुल हो जाएंगे। अब ये देखें कि इसके मीनिंग में और ऊपर वाले सेंटेंस के मीनिंग में मोरलेस कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन इज़ मच बेटर, मच क्लियर। मैनी अनट्रेन्ड साइंटिस्ट्स
एम्फेसाइज फॉर वर्कशॉप्स। इसी किस्म की और कैटेगरीज भी हैं जहां हम अननेसेसरी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। अ टोटल ऑफ 15 सैम्पल्स, आप इसको 15 सैम्पल्स भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों केसेस में मीनिंग तो सेम है, लेकिन आप उस केस में आप जो है वो तकरीबन 5 वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ आप 2 वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। क्वाइट क्लियर, क्वाइट शॉर्ट, क्वाइट डायरेक्ट। एंड रिजल्ट भी रिजल्ट होता है, रिजल्ट बेसिकली होता ही एंड पे है, तो एंड रिजल्ट को हम रिजल्ट लिख सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट बहुत कॉमन यूज़ होता है, आप उसको ऑल्दो से चेंज कर सकते हैं। इन द इवेंट दैट आप उसको इफ़ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि अगर आपने टेक्स्ट में लिखा हो इन द इवेंट दैट, बेसिकली आप इफ़ स्टेटमेंट में ही जा रहे हैं तो सिंपल लिखते हैं इफ़, तो वही मीनिंग लेकिन इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आप उस चीज़ को जो है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी से आगे जो है वो क्लॉजेज हैं, फ्रेजेस हैं और वर्ड्स हैं। क्या हम क्लॉजेज को फ्रेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रेजेस को किसी वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ है? तो इसमें पहली जो एग्जाम्पल है वो देखें, द सैम्पल्स विच वर फ्रोजन इन N2 एनवायरमेंट शोड हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड X। अब इसमें एक पॉइंट ये समझ लें कि ये जो क्लॉजेस होती हैं जैसे विच है, दैट है, वाई है, व्हेन है, मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्हें मेन टेक्स्ट में इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो दे आर लाइक डिसरप्टर्स। पढ़ने में जब आप उन्हें पढ़ेंगे ना, आप देखें दी सैम्पल्स, अब आपको रुकना है, पॉज लेंगे, विच वर फ्रोजन इन N2 एनवायरमेंट, अब आप समझ लें कि ये कौन से सैम्पल्स हैं, शोड हायर कंसंट्रेशंस ऑफ द कंपाउंड X। ठीक है, अब इसका टोटल वर्ड काउंट जो वो 15 बनता है, लेकिन अब आप सिर्फ ये देखें कि क्या हम इस विच को किसी तरह से रिमूव करके इस डिसरप्टिव सेंटेंस को हम एक कंटिन्यूस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस केस में मेरी सजेशन ये है कि द सैम्पल्स फ्रोजन इन N2 शोड हाई X कंसंट्रेशंस। ठीक है, हमने उसमें विच वर फ्रोजन को भी निकाल दिया, हमने सिंपल कहा द सैम्पल फ्रोजन इन N2 इन्वायरमेंट को भी निकाल दिया क्योंकि N2 और N2 इन्वायरमेंट मोरलेस एक ही चीज़ है, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट जो है वो एक ही चीज़ है। शोड हायर को भी मैंने रिमूव कर दिया है, उसकी वजह यह है कि जब भी आप हायर यूज़ करेंगे तो फिर आपको कंपैरिजन में जाना पड़ेगा, आपको हायर के साथ देन में जाना पड़ेगा कि आप किसके साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। हायर X कंसंट्रेशन देन विच काइंड ऑफ सैम्पल्स, तो जब आप कंपैरिजन इस यहाँ पे दे ही नहीं रहे तो आप हायर को भी रिमूव करके उसे हाई करते हैं, क्योंकि जब भी हायर लिखेंगे तो आपको कंपैरिजन जो है वो शो करना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि पहले केस में आपके जो वर्ड काउंट है वो 15 था, लेकिन जब आपने उसको एडिट किया है, उसमें से क्लॉज को रिमूव कर दिया है और उसे कंटिन्यूस सेंटेंस में चेंज कर दिया है, तो आपका वर्ड काउंट जो है वो 9 हो गया है। द सैम्पल्स फ्रोजन इन N2 शोड हाई X कंसंट्रेशन। तो अब आपके सामने वही मीनिंग है लेकिन एक ज़्यादा क्लियर वे में और लेस वर्ड काउंट के साथ। अगली एग्जाम्पल ये है कि विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ट्रीटमेंट X इंक्रीज्ड द यील्ड ऑफ Y। यानी आपने कोई ट्रीटमेंट X अप्लाई किया था, आप उसके अगेंस्ट जो है वो Y की यील्ड को स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट X जो है उसने Y की यील्ड को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नहीं किया। तो जब उसने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नहीं किया तो अब आप उसको, मेरे ख्याल में, ट्रीटमेंट X स्लाइटली इंक्रीज्ड द यील्ड ऑफ Y। अब स्लाइटली जो है वो बेसिकली, स्लाइटली का मतलब ये है कि ठीक है कुछ इम्प्रूव तो हुआ है लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूव नहीं है। यानी जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट की हम बात करते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, तो आपके मीनिंग वही है कि X ने Y की यील्ड को इम्प्रूव तो किया है लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप उसको स्लाइटली में कवर कर लेते हैं। अब आप सिर्फ ये देखें कि वहाँ से आपने विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट को डिलीट कर दिया है और आपका जो इसी सेंटेंस का मीनिंग ऑलमोस्ट वही है, लेकिन अगेन वर्ड काउंट जो है वो आपका 12 से 8 पे आ गया है। तो ये आप बेसिकली उसको विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट को आपने, ये पूरी जो फ्रेज थी उसको आपने एक वर्ड स्लाइटली के साथ आपने उसे रिप्लेस कर दिया है। मीनिंग वही रहे हैं लेकिन आपने पूरी एक फ्रेज जो है उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद है इंटेंसिफायर्स। अब इंटेंसिफायर्स में आपके पास है रियली, वेरी, क्वाइट,
एक्सट्रीमली, सिवियरली, अब इस किस्म की चीज़ें आपके पास हैं। अब उसमें जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि एनालिसिस शोड वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। अब आपने वेरी लगा दिया है, वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। मेरा ख्याल है प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स ही होते हैं। अब उसमें वेरी ना भी लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वेरी सिग्निफिकेंट ये कोई चीज़ नहीं होती, सिग्निफिकेंट होता है या इनसिग्निफिकेंट होता है, वेरी सिग्निफिकेंट तो कुछ नहीं होता। तो इस तरह से आप उस जो अननेसेसरी इंटेंसिफायर है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको रिमूव कर दें, क्योंकि मीनिंग तो वही रहेंगे लेकिन क्लैरिटी जो है वो टेक्स्ट की वो इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, दिस स्टेप वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर कंपाउंड एक्सट्रैक्शन। इम्पॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो है वो कोई वर्ड नहीं होता। तो इसलिए आप एक्सट्रीमली को अगर यहाँ से डिलीट भी कर देंगे तो आपका जो सेंटेंस है उसके मीनिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रादर उसकी क्लैरिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट ये है कि आपके पास कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं, एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शंस, उनको आप अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, देयर वर 20, लाइक देयर वर, देयर आर, जो आप सेंटेंसेस देयर से शुरू करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो इसी किस्म की कंस्ट्रक्शन में आते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि देयर वर 20 सैम्पल्स विच शोड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर जीन एक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप देयर वर ना भी लगाएं तो आप सीधा कह सकते हैं कि 20 सैम्पल्स शोड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर जीन एक्स एक्सप्रेशन। अब आप देखेंगे उस केस में आपका वर्ड काउंट 12 था, यहाँ पे आपका वर्ड काउंट 9 है। एक तो आपने देयर वर को भी रिमूव कर दिया, साथ में जो विच जो क्लॉज है जो बेसिकली डिसरप्टिव टेक्स्ट में आती है आपने उसको भी वहाँ से हटा दिया है। आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, 20 सैम्पल्स शोड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर जीन एक्स एक्सप्रेशन। उस पहले सेंटेंस में और इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो टेक्स्ट की क्लैरिटी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। इसको आप इस तरह से भी समझ लें, आगे जाके भी शायद बात आएगी कि जब हम एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करते हैं तो बेसिकली वी पुट अ फटीग, लाइक वी पुट आवर ब्रेन टू अ फटीग। अब खामखा आप ब्रेन को क्यों थकाना चाहते हैं? हमेशा याद रखें कि आप राइटअप का मतलब है टू फैसिलिटेट द रिव्यूअर, टू फैसिलिटेट द सुपरवाइज़र। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपरवाइज़र को तंग करना शुरू कर दें या आप रिव्यूअर को तंग करना शुरू कर दें, क्योंकि आप जितना उन्हें थकाएंगे ना तो उनका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या अननेसेसरी डिटेल के अंदर जो है वो उसके अंदर उलझे रहेंगे। तो जब भी आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट करवाएं या अपना थीसिस सबमिट करवाएं तो आप इन चीज़ों को इस एंगल से देखें कि आप बुनियादी तौर पर अपने सुपरवाइज़र या रिव्यूअर को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम फीडबैक आपको दे सकें, क्योंकि जो फीडबैक की डायरेक्शन है वो प्रिंसिपल रिसर्च क्वेश्चन की तरफ भी हो सकती है या किसी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर या एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल की तरफ भी हो सकती है। तो जब आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका सुपरवाइज़र या रिव्यूअर किसी और चीज़ में उलझ के आपको मीनिंगफुल फीडबैक नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट ये है कि जो अननेसेसरी फ्रेजेस हैं आप उनको ओमिट कर दें, आप उन्हें डिलीट कर दें। ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज रिएक्शंस अकर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम्स यील्ड वाज लो। अब आप इसमें देखें कि इसमें भी 2-3 एंगल से आपके सामने प्रॉब्लम है। पहली बात यह है कि आप इस सेंटेंस को पढ़ें और उसमें ये देखें कि आपका जो मेन मैसेज है वो क्या है। आप रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपका मेन मैसेज जो है वो है यील्ड वाज लो। अब अगर लो है तो उसकी रीज़न क्या है वो आपने ढूंढनी है। अब आपने क्या किया कि पहला सेंटेंस लिखा, आपने जो उसकी रीज़न थी वो पहले लिख दी और जो आउटकम थी वो बाद में लिख दी। बेसिकली तो आउटकम पहले आनी चाहिए और फिर उसके साथ उसकी रीज़न को एसोसिएट करना चाहिए। तो इसी तरह मैंने इसे रीअरेंज किया है कि यील्ड वाज लो और ड्यू टू द फैक्ट दैट को उसकी कोई मेरे नज़र में कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज के साथ, क्योंकि यील्ड लो है। अब हमें रीज़न देनी है कि क्यों है, उसको हम बिकॉज के साथ, बिकॉज दीज रिएक्शंस अकर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम्स, के ये रिएक्शंस जो थे ये एंजाइम की सरफेस पे चुके हुए हैं तो उस वजह से उसकी यील्ड लो है, सरफेस बाइंडिंग का कोई इशू है या जो भी है। लेकिन स्लाइटली आपने उसको ट्विस्ट किया है तो आपका जो सेंटेंस है उसका वर्ड काउंट 17 से 13 पे आ गया है, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया है। इन्फॉर्मेशन वही है, मैसेज वही है, लेकिन स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है।
इसी तरह से आप देखें कि बाई प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग कंपाउंड ए। अब इस केस में देखें कि प्रोसेस और सिंथेसिस मीन मोर और लेस एक ही चीज़ है, यानी आप ये कहें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, भाई प्रोडक्शन या प्रोसेस एक ही चीज़ है, आप इतना उसको पूरी फ्रेज़ में क्यों एक्सप्लेन करना चाहते हैं? तो ये मेरी नज़र में ये एक अननेसेसरी फ्रेज़ है, आपको दोनों में से किसी एक को यूज़ करना चाहिए। तो मैंने उसे रीराइट ऐसे किया है कि प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड ए, यानी जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ए है वो कंपाउंड ए की सिंथेसिस के दौरान जो है वो प्रोड्यूस हुई है। अब आपने वर्ड काउंट जो है उसको कम किया है, 9 हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्ड काउंट कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी जो टेक्स्ट का फ्लो है, उसकी जो मीनिंग है, उसकी जो क्लैरिटी है वो इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास टेंसेस। हम इन टेंसेस को अपने मैनरस्क्रिप्ट के अंदर और थीसिस के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि बाज़ हमें नहीं पता होता तो हम उन्हें मिस यूज़ करते हैं या मिस रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वजह से मीनिंग जो है वो कहीं के कहीं चले जाते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है वो हम नोन फैक्ट्स और हाइपोथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। अब जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो यूजुअली हम प्रेजेंट के अंदर ही प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रीन्यूएबल एनर्जी हैज़ कैप्चर्ड द शेयर ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यहाँ आप प्रेजेंट टेंस को मेनली यूज़ करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर भी आगे चल के एक सेक्शन ऐसा आता है जिसमें आप एक छोटा सा शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू देते हैं, और उस लिटरेचर रिव्यू का मकसद होता है कि आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका जो सॉल्यूशन, प्रपोज्ड सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, उसको आप पब्लिश्ड लिटरेचर के साथ या जो पहले सॉल्यूशंस पब्लिश हो चुके हैं उनके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो जो प्रीवियसली पब्लिश हो चुकी हैं उनको, वो रिजल्ट्स उनको आप पास्ट में ही लिखेंगे। डैट मीन्स कि इंट्रोडक्शन का एक कुछ हिस्सा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड होगा वो पास्ट टेंस के साथ आएगा। फिगर्स और टेबल्स जो हैं उनको आप प्रेजेंट टेंस के साथ लिखेंगे कि फिगर 1 शोज़ दैट, टेबल 1 शोज़ दैट, तो ये चीज़ें फिगर्स और टेबल्स के साथ आएंगी। जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है वो भी आप प्रेजेंट टेंस के अंदर करेंगे कि हाई वाटर कंटेंट इंड्यूसेस द डाइल्यूशन इफेक्ट, कि आपने देखा कि आपके पास एक ग्राफ है जिसमें आप देखते हैं कि रिएक्शन के दौरान जो है वो वाटर कंटेंट बढ़ रहा है। अब आप देखते हैं कि वाटर कंटेंट बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट जो है उसके साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, आपको ये नज़र आ रहा है। अब आपने रिजल्ट से ये इंटरप्रेट कर लिया है, तो अब आपके सामने ये बात आ गई है कि डाइल्यूशन इफेक्ट जो है, यानी वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो डाइल्यूशन इफेक्ट जो है वो अल्टीमेटली वो इंड्यूस होगा और उसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो लो होना शुरू हो जाएंगी। आप रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन की तरफ जब जा रहे हैं तो तब आपको प्रेजेंट टेंस के साथ इसको एसोसिएट करना पड़ेगा। डिस्कशन जो है वो तो टोटली जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है कि डाइल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ पॉलीमर एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़, कि जो पॉलीमर, जो हमारा टारगेट पॉलीमर है, डाइल्यूशन जैसे ही बढ़ती है वो उसकी डेंसिटी को भी इफ़ेक्ट करती है और उसकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ को भी कम कर देती है या उसे इफ़ेक्ट कर देती है। तो ये है डिस्कशन का पार्ट, वो भी आप प्रेजेंट के अंदर रखेंगे। तो इस चीज़ को दोबारा से समझ लें कि प्रेजेंट आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मेनली प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। आपकी फिगर एंड टेबल्स को जब भी आप रेफ़र करते हैं तो वो जो है वो प्रेजेंट टेंस के साथ रहेगा। रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन और उनकी डिस्कशन जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस के अंदर रहेगी। अब आपके पास है पास्ट, तो यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो आपने रिजल्ट्स उनसे अचीव किए हैं वो सारे के सारे पास्ट में रहेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझिए कि जो कुछ पास्ट में हुआ है उसे आप पास्ट में ही प्रेजेंट करेंगे, पास्ट टेंस में ही प्रेजेंट करेंगे। इस केस में अमूमी तौर पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है कि एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट। आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी यही बता रहे होते हैं कि आपने क्या क्या कर चुके हैं, जो पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं, आप उसी को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, तो वो पास्ट में आएगा। आपका मटीरियल्स एंड मेथड जो है वो एंटायरली पास्ट में आता है, क्योंकि ये वो काम है जो आप कर चुके हैं। 500 ml सैंपल वाज टेकन,
तो आप अब ये सारा आपका पास्ट में है क्योंकि ये आप मुकम्मल कर चुके हैं। रिजल्ट्स जो हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट्स, उनकी रिपोर्टिंग सारी की सारी जो वो पास्ट में आएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 3 टाइम्स, कि ये हो चुका है। ये रिजल्ट्स हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पास्ट में रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। इस केस में याद रखें कि अगर जो आपका टेंसेस का करेक्ट यूज़ है वो आपके पेपर को इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको पास्ट टेंस यूज़ करना चाहिए वहाँ अगर आप प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना चाहिए वहाँ आप फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक अमालगम सा बन जाएगा, मिक्सचर सा बन जाएगा। इससे अंडरस्टैंडिंग के अंदर अच्छा खासा जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ को समझने के लिए आपको करेक्ट टेंसेस जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप एक यूनिट ऑफ टेक्स्ट में काम कर रहे हैं, जैसे पैराग्राफ है या सब सेक्शन है या सेक्शन है, उसके अंदर कोशिश करें कि एक ही नेचर ऑफ टेंस को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन का एक पैरा है तो अब आप कोशिश करें कि उसके अंदर आप प्रेजेंट को ही यूज़ करें थ्रू आउट द पैराग्राफ। इसी तरह से अगर आप लिटरेचर रिव्यू का एक छोटा सा पार्ट जो इंट्रोडक्शन में है अगर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसे मेंशन कर रहे हैं, तो अब आप पास्ट टेंस में ही रहें, ट्रू पास्ट टेंस में रहें। बाज़-औक़ात जो है वो हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर एक हिस्सा जो है वो प्रेजेंट में लिख रहे होते हैं और एक हिस्सा जो है वो हम उसके अंदर लिख रहे होते हैं पास्ट टेंस के अंदर। लेकिन यूजुअली आपने पढ़ा होगा कि पास्ट इज़ फॉलोड बाय पास्ट। तो सेंटेंस में अगर आपने शुरू पास्ट से किया है तो कोशिश करें कि उसका एंड भी पास्ट टेंस में ही करें अगर उसके 2 पार्ट्स हैं। कहीं कुछ आपको मिलेगा कि एक हिस्सा जो है वो आपने प्रेजेंट में लिखा है और एक हिस्सा जो है वो पास्ट में लिखा है। ये अमूमी तौर पे रिज़ल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन में जाके होता है कि जहां आपसे रिज़ल्ट्स लिखते हैं और साथ ही उसकी डिस्कशन या जस्टिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो रिज़ल्ट्स का पार्ट आप जो है वो पास्ट में लिखते हैं और डिस्कशन का वो छोटा सा पार्ट जो एसोसिएटेड होता है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जो फ्यूचर टेंस है वो यूजुअली जो है वो कंक्लूजन में या जहां आप इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे होगा, तो वहां पे आप जो है वो फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सबसे अहम चीज़, वो है यूज़ ऑफ वर्ब। और मैं ये ख़ास तौर पे सारे लोगों को जो MPhil स्टूडेंट्स हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं, उनको ये एम्फसाइज़ करूँगा कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो आपको आपकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वर्ब कहाँ यूज़ करना है, कौन सा वर्ब यूज़ करना है। ये रियली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्किल आ जाए तो आपके बहुत से मसाइल जो हैं वो राइटअप के बहुत से मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। उसके इसमें पहली एग्जांपल देखिए कि आवर रिजल्ट्स आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद लिटरेचर। 8 वर्ड्स हैं, वर्ड काउंट 8 है हमारे पास। अब आप देखिए कि एग्रीमेंट जो है बेसिकली ये नाउन बनता है एग्री का। अब खामखा एग्रीमेंट में जा रहे हैं, यानी उसको नाउन को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि आवर रिजल्ट्स एग्री विद लिटरेचर, मीनिंग वही है। अब देखिए कि वो 8 वर्ड काउंट है, इसमें वर्ड काउंट 4 है और आप उसका सिर्फ प्रॉपर वर्ब यूज़ करने से जो ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट है वो भी बढ़ गई है, क्लैरिटी भी बढ़ गई है और उसका जो स्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हो गई है। तो हमेशा याद रखें कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब यूज़ नहीं होता तो आप कोशिश ये करें कि आप उसके अंदर प्रॉपर वर्ब जो है उसको यूज़ करें। अब देखेंगे कि उसकी क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। टेबल 1 प्रेजेंट्स द समरी ऑफ प्री ट्रीटमेंट रिजल्ट्स। अब ये देखें कि टेबल 1 प्रेजेंट्स और उसके बाद है समरी। मेन जो बैकबोन है ना इस सेंटेंस की वो ये है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि टेबल 1 के अंदर जो डेटा है वो प्री ट्रीटमेंट रिजल्ट्स की समरी दे रहा है। तो समरी को समराइज की फॉर्म में आप क्यों नहीं वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते? अगर मैं इसे लिखूं कि टेबल 1 समराइजेज प्री ट्रीटमेंट रिजल्ट्स, तो वही मीनिंग है, लेकिन वहाँ पे आपने खामखा जो है वो प्रेजेंट्स द समरी लगा दिया है। आप असल में जो मेन वर्ब है उसको छोड़ के यानी एक और वर्ब यूज़ करते हैं और बुनियादी तौर पे वो वर्ब उस यानी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वर्ब नहीं होता। अब इसको कैसे समझें कि मैं काम करता हूँ, ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई डू वर्क। डू को एक्शन में ले जाते हैं ना, लेकिन अगर आप ये लिखें आई वर्क तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आई वर्क वो प्रॉपर है, वर्क जो है वो प्रॉपर वर्ब है,
रादर देन आई डू अ वर्क। तो उसको आप खाम में लेंथी करना चाह रहे हैं, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप प्रॉपर वर्ब को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके टेक्स्ट में नज़र आएगी। लास्ट एग्जांपल ये है कि द टेम्परेचर इज़ बिलीव्ड टू बी द कॉज फॉर हाई रिएक्शन रेट। अब आपने ना टू बी के साथ एक नई उसके अंदर जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है, द टेम्परेचर इज़ बिलीव्ड। अब इसमें बिलीव जो है आपने उसे मेरी नज़र में खाम जो है ना वो एक वर्ब बना दिया है, हालांकि कॉज जो है वो शायद ज़्यादा अच्छा वर्ब हो सकता है। तो मैंने तो इसे ऐसे ही लिखा है कि द टेम्परेचर कॉजेज़ हाई रिएक्शन रेट, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो ये है कि टेम्परेचर क्या करता है रिएक्शन रेट के साथ। तो टेम्परेचर जो है वो एक हाई रिएक्शन रेट कॉज करता है। तो हम क्यों कहें कि द टेम्परेचर इज़ बिलीव्ड टू बी द कॉज, हम कॉज को ही जिसे आप नाउन के तौर पे शायद यूज़ कर रहे हैं उसी को अगर हम वर्ब बना दें तो टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। वर्ब के अंदर दूसरी चीज़ ये है कि वर्ब के अंदर आपने एक्शन को लेके आना है। उसकी भी एग्जांपल ये पिछली एग्जांपल्स के साथ ही मिलती जुलती एग्जांपल जो है वो आपके पास आएगी। उसमें आप देखें कि वी परफॉर्म्ड एन एनालिसिस ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब आपने बेसिकली वही जो मैंने आपसे कहा था कि आई डू अ वर्क और उसकी बजाय मैंने कहा आई वर्क, ठीक है। तो अब उसी को आप देखें कि परफॉर्म जो है उसको आपने खामखा जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हालांकि जो आपका बैकबोन ऑफ असाइनमेंट है वो एनालिसिस है। तो आप अगर ये लिखें कि वी एनालाइज्ड द एक्सपेरिमेंटल डेटा, मीनिंग तो वही है, वो परफॉर्मेंस भाई एनालिसिस इटसेल्फ एक परफॉर्मेंस है। तो आप उस परफॉर्मेंस को क्यों खामखा उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे आपके जो सेंटेंस है उसकी क्लैरिटी जो है वो कंफ्यूज हो रही है कि आप जहाँ पे आपको एम्फेसिस देना चाहिए आप उस एम्फेसिस को शिफ्ट कर रहे हैं किसी और वर्ड की तरफ। तो उससे मेरे ख्याल में तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड्स की तरफ जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप उसी सेंटेंस को आप सिंपल लिख दें कि वी एनालाइज्ड द एक्सपेरिमेंटल डेटा। इसी को आगे लेके चलते हैं। वी एनालाइज्ड द डेटा, दिस एनालिसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड द नीड फॉर एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब इस केस को आप इस तरह से समझें कि वी एनालाइज्ड द डेटा, यहाँ पे दिस का यूज़ भी जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दिस एनालिसिस की जगह लिख देते हैं कि दिस डिमॉन्स्ट्रेटेड द नीड फॉर एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अमूमी तौर पे लोग दिस के यूज़ में गलती कर जाते हैं, ये आगे चल के भी मैं बात करूँगा कि दिस को आपने किसी न किसी चीज़ से एसोसिएट करना है। दिस स्टैंड अलोन कोई चीज़ नहीं है। अगर रीडर को कोरिलेशन समझ नहीं आएगा तो वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। वी एनालाइज द डेटा, मुझे समझ आ गया कि आपने डेटा को एनालाइज किया है। दिस डिमॉन्स्ट्रेटेड, अब किस चीज़ ने डिमॉन्स्ट्रेट किया ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो अगर आप ये लिख देते हैं कि दिस एनालिसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि जो आपने प्रीवियस सेंटेंस में डेटा एनालाइज किया था वहाँ से आपको पता चल रहा है कि द नीड फॉर एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स, कि यू नीड टू रन सम मोर एक्सपेरिमेंट्स। तो दिस के यूज़ के साथ हमेशा याद रखें कि दिस स्टैंड अलोन कोई चीज़ नहीं है, आपको इसके साथ कोई ना कोई प्रॉपर चीज़, प्रॉपर वर्ड लगाना पड़ेगा जो उस कोरिलेशन को ज़्यादा मीनिंगफुल और मीनिंगफुली एक्सप्लेन कर सके। वी एनालाइज द डेटा, मैं इसको फर्दर जो है ना वो एडिट करना चाह रहा हूँ। दिस एनालिसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट देयर इज़ अ नीड फॉर एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स। पहले जो हमने वो एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी उस केस में देखें कि अब यहाँ पे खामखा जो है हम बाज़-औक़ात यूज़ कर जाते हैं कि दिस एनालिसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट देयर इज़ अ नीड फॉर एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स। हम ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं, आप देखिए अपने ड्राफ्ट में वहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको एडिट करने बैठें तो दिस एनालिसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड अ नीड फॉर एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स कर दें इसको। अब आपको वो दैट देयर इज़ खामखा जो आप उसके अंदर चीज़ें ऐड कर रहे हैं, अननेसेसरी जो वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी क्लैरिटी कंफ्यूज हो रही है। उसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ा, बेसिकली वर्ड काउंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ब के साथ। उसके बाद एक और चीज़ है बड़ी अहम है, वो ये है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमें उन्हें वर्ब के करीब रखना पड़ता है।
जितने हमारे सब्जेक्ट जितना हमारा सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा उतना ही वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी। इस केस में देखें, द एक्सपेरिमेंट्स विच वर कैरीड आउट अंडर वैक्यूम कंडीशंस प्रूव्ड बेटर देन दोज कैरीड आउट इन एयर। अब आप देखिए कि अब आपका हमारा सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के साथ वर्ब आने की बजाय वहाँ पे हमने उनके दरमियान में एक क्लॉज डाल दिया विच के साथ कि विच कैरीड आउट अंडर वैक्यूम कंडीशंस। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें सब्जेक्ट को वर्ब के साथ करना चाहिए। तो उसको रीराइट मैंने ऐसे किया कि दोज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड बेटर। अब उसी क्लॉज को लेके चलते हैं कि जी विच वर कैरीड आउट अंडर वैक्यूम कंडीशंस देन दोज कैरीड आउट इन एयर। हमारा मीनिंग ऑलमोस्ट वही रहा है, वर्ड काउंट भी वही रहा है, लेकिन हमने अपने सब्जेक्ट को यानी एक्सपेरिमेंट को वर्ब प्रूव के साथ अटैच कर दिया है। वहाँ पे हमने सब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान एक क्लॉज जो है वो डाल दी थी, जिसकी वजह से जो रीडर है उसे अब समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ जाए, कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने उस डिस्टेंस को एलिमिनेट कर दिया है। तो अब उसे क्लियर है कि द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड बेटर, जो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो बेहतर प्रूव हुए हैं। उसमें बाद में उसे समझ आ रही है कि जो हमने वैक्यूम कंडीशंस में किए थे वो एक्सपेरिमेंट्स बेटर थे देन दोज विच वर कैरीड आउट इन एयर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो माइनर हैं, अगर हम इन्हें अपने राइटअप में इनको चेंज करें, इनको कंसिडर करें प्रॉपरली, तो हमारा राइटअप जो है वो दैट कैन इम्प्रूव अ लॉट। इससे आगे एक और कंडीशन है, और ये भी बहुत मेन एक राइटअप की स्किल है या टेक्निक है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए, वो है एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस। एक दफ़ा एक दोस्त ने मुझे ये बताया था, वो इंग्लिश का टीचर था, तो उसने बताया था कि जब हम किसी चीज़ की ओनरशिप लेना चाहते हैं तो वी टॉक इन एक्टिव वॉइस, और जब हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डालना चाहते हैं तो देन वी टॉक इन पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि जी आई वन दिस कंपटीशन, क्योंकि मैंने ये कंपटीशन विन किया है, आई वन दिस कंपटीशन। डायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस है, तो इस तरह से है। लेकिन अगर जो है ना आप समझें कि कोई डैमेज हो गया है, फॉर एग्जांपल कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब आप उसमें हम ये कहते हैं द कार वाज डैमेज्ड, पैसिव वॉइस में चले गए हैं। बुनियादी तौर पे हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना चाहते हैं, वहाँ हम नहीं कहते कि आई डैमेज्ड द कार। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसको, लेकिन जब आप राइटअप में आते हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि मैक्सिमम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट है। इससे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने के पहले केस में देखें, इन दिस सेक्शन अ डिस्कशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रेजेंटेड। पहले ये देखें कि इसके अंदर प्रीपोजिशंस जो हैं वो एक्स्ट्रा यूज हुई हैं। A discussion of the influence of the temperature on the rate of reaction is presented। ठीक है। अब जो पहला सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। अब अगर आप उसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो होगा कि दिस सेक्शन डिस्कसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। अब आप ये देखें कि पैसिव वॉइस के केस में आपका वर्ड काउंट जो है वो 18 वर्ड्स का है, लेकिन आपका जो एक्टिव वॉइस का वर्ड काउंट है वो सिर्फ 10 वर्ड्स का है। तो इट्स हेल ऑफ डिफरेंस। सिंपल आप जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके वर्ड काउंट में बड़ा ड्रेस्टिक चेंज आया है। जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो शॉर्ट भी होगा, मीनिंगफुल भी होगा, और उसके अंदर क्लैरिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी एग्जाम्पल को देखें, दिस फैक्ट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द रिजल्ट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन वॉज इंक्रीज्ड बाय द टेम्परेचर। अब इसके अंदर अगेन आपने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डाली है, तो आप उसमें सिंपल लिख सकते हैं कि रिजल्ट्स रिवील दैट एलिवेटेड टेम्परेचर इंक्रीजेज रिएक्शन रेट। उस केस में आपका वर्ड काउंट 17 है और इस केस में आपका वर्ड काउंट जो है वो सिर्फ 8 है। तो छोटी सी माइनर सी ट्यूनिंग के साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस की तरफ आते हुए आपका वर्ड काउंट भी कम हो जाता है, यू कैन रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, और आपकी क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट जो है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद दिस, दैट और विच का इस्तेमाल है। दिस का जो इस्तेमाल है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ
कि रिजल्ट्स शो दैट रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, दिस शोज कोरिलेशन बिटवीन रेट एंड टेम्परेचर। अब ये जो आपने दिस यूज़ किया है यहाँ पे, उसमें हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं या आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसी चीज़ को मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंस में जाएं तो मैंने उसमें ऐड कर दिया कि दिस ट्रेंड शोज अ कोरिलेशन बिटवीन रेट एंड टेम्परेचर। तो अब सिर्फ दिस को आपने वेकेंट नहीं छोड़ना, उसे सिंगल नहीं करना, सिंगल आउट नहीं करना, बजाय इसके कि आप उसको किसी प्रॉपर वर्ड के साथ अटैच करें जो उसका कोरिलेशन फिक्स कर सके कि आप असल में बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से दिस को आप हमेशा जो है वो किसी वर्ड के कोरिलेटिव वर्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है दैट और विच। दैट आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ फॉलो अप इंफॉर्मेशन जो है वो कंपल्सरी है या कम्प्लीमेंट्री है टू द इनिशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्री ट्रीटमेंट ब्रेक्स द बॉन्ड्स इन बायोमास दैट फैसिलिटेट्स एंजाइम बाइंडिंग। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्री ट्रीटमेंट की वजह से बायोमास के बॉन्ड्स रप्चर हो गए हैं और इस रप्चर की वजह से एंजाइम बाइंडिंग बढ़ रही है। कम्प्लीमेंट्री कर दिया है आपने कि अगर बॉन्ड्स जो है वो बायोमास के अंदर ब्रेक डाउन होंगे तो ही एंजाइम बाइंडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी या वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको आप दैट के साथ लेके चल रहे हैं। ये कम्प्लीमेंट्री जो है वो क्लॉज आपने इसके साथ अटैच कर दी है। इसके साथ साथ विच जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, कम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है जो कि नेसेसरी भी हो सकती है, अननेसेसरी भी हो सकती है। जैसे बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, विच इज़ लोकेटेड अलॉन्ग अफगान ईरान बॉर्डर, जो कि अफगान ईरान बॉर्डर के साथ लोकेटेड है। तो अब ये विच के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई कम्प्लीमेंट्री वर्जन जो है ना वो नहीं है। यानी अगर वो अफगान ईरान बॉर्डर के साथ ना भी हो, जैसे कि सिंध है, तो वो भी तो सिंध भी पाकिस्तान का प्रोविंस है, लेकिन विच के साथ हम उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई कम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रहे। तो दैट जो है वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा, जहाँ पे आप फॉलो अप इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीमेंट्री मानेंगे टू द इनिशियल इन्फॉर्मेशन, और विच जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को शो करता है। उसके बाद है प्रीपोजिशंस। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वी रैन अ मॉडल सिमुलेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर रिसर्च इनटू द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर ए, ऑफ द, फॉर, दी, ऑफ द, ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं, ये दे क्रिएट द फटीग। आपको पढ़ने में ना वो बड़ा हैवी सा सेंटेंस मिलेगा, तो आप जब पढ़ते हैं तो आप थकना शुरू हो जाते हैं, रिव्यूअर्स भी थकते हैं, सुपरवाइजर्स भी थकते हैं। तो आप बेसिकली चूँकि उन्हें फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो आप इसको कुछ ऐसे मॉडिफाई करें कि प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल मिनिमम हो और मीनिंगफुल हो। तो उस केस में वी रैन अ रिएक्शन मॉडल सिमुलेशन टू कंडक्ट रिसर्च इनटू प्रोडक्ट्स एवोल्यूशन। आपने उसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया है और उसके अंदर जो अननेसेसरी प्रीपोजिशंस आपने लगाई हुई थी उनको आपने रिमूव कर दिया है, उससे क्लैरिटी जो है वो बढ़ गई है। अब कुछ लूज स्टेटमेंट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, द ओशन मॉडल सिमुलेशन रैन क्विकली एंड चीपली। अब क्विकली और चीपली को कैसे मेजर किया जाएगा? साइंटिफिक टर्म्स में आपको हर चीज़ मेजरेबल रखना पड़ती है। तो इस केस में मैं यही कहूँगा कि क्विकली को, इसको रीराइट जब हमने किया है तो वो है द ओशन मॉडल सिमुलेशन रिक्वायर्ड 1200 आवर्स यूजिंग 100 कंप्यूटर प्रोसेसर्स। अब आपने क्विकली का भी उसे बता दिया कि आपका मतलब क्विकली से क्या है, और साथ में आपने चीपली को भी डिस्क्राइब कर दिया कि आप 100 कंप्यूटर प्रोसेसर्स के साथ इस सिमुलेशन को रन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें कभी भी लूज स्टेटमेंट्स जो हैं वो साइंस के अंदर नहीं होती, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि जी आप ये कह रहे हैं तो बेसिस आपकी क्या है। तो अगर आप उन्हें न्यूमेरिक कर देंगे, मेजरेबल कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक आपके लिए कंसाइज हो जाएंगी। फाइनल एडिटिंग की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। ये मैंने ही अपने प्रीवियस पेपर से निकाली हैं उन्हें एडिट करने के लिए कि आपको बता सकूँगे कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। ओनली फ्यू स्टडीज़ आर अवेलेबल which have investigated the occurrence of PCs in the environmental matrices, particularly with reference to Pakistan। अब ओनली और फ्यू मेरा ख्याल है कि एक ही चीज़ है।
फ्यू भी लिमिटेड है, ओनली भी लिमिटेड है, तो हम ओनली को डिलीट कर देते हैं, अननेसेसरी है। फ्यू स्टडीज़ आर अवेलेबल विच हैव इन्वेस्टिगेटेड। अब आर अवेलेबल का मतलब अवेलेबल है तो इन्वेस्टिगेट किया है तो अवेलेबल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यू स्टडीज़ हैव इन्वेस्टिगेटेड द अकरेंस ऑफ पीसीज इन द इन्वायरमेंटल मैट्रिसेस पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान यानी दोनों लोकेशन बेस्ड हैं, यानी दोनों का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से बन रहा है। तो हम खाम खा जो है वो पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू को छोड़ के ऑफ पाकिस्तान कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो अब जो सेंटेंस आपके पास बन रहा है वो है कि फ्यू स्टडीज़ हैव इन्वेस्टिगेटेड द अकरेंस ऑफ पीसीज इन द एनवायरमेंटल मैट्रिसेस ऑफ पाकिस्तान। वही मीनिंग है जो पहले सेंटेंस में है, लेकिन आप इसका एक्सप्रेशन देखें कितना क्लियर है और कितना कंसाइज है, बिल्कुल राइट ऑन द टारगेट है। इसमें वर्ड काउंट मैंने गलती से 21 ही लिख दिया, लेकिन इसका वर्ड काउंट जो है वो रिलेटिवली कम होगा, आप उसे काउंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। द एक्सपोर्ट ऑफ दिस सेक्टर इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ पीसीज टू मोर देन 27 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें देखें, इसमें एक एक्सपोर्ट का वर्ड आपने यूज़ किया है। एक्सपोर्ट जो है वो वर्ब भी है आपने, यानी हमने जो पहले सेंटेंस में इसे एज नाउन यूज़ किया है, तो क्यों उसे एज नाउन रखें, हम उसको चेंज करके वर्ब में लेके आएंगे और आप देखिएगा कि उसकी एक्सप्रेशन कैसा बन जाता है। दिस सेक्टर एक्सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ पीसीज टू मोर देन 27 कंट्रीज। दैट्स इट। कंट्रीज दुनिया में ही है ना, कंट्रीज आर अराउंड द वर्ल्ड। एक ही बात है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, हम क्यों उसको बार बार लेके जा रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ स्पेस कवर करने के लिए। तो 27 कंट्रीज आर इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड वाला खाता उसमें से डिलीट कर दें और द एक्सपोर्ट ऑफ दिस सेक्टर को हमने उसको द एक्सपोर्ट ऑफ दिस सेक्टर इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स को आपने एक खामखा का वर्ब यहाँ पे शो किया है, हालांकि ये वर्ब के साथ है सेंटेंस, लेकिन अभी भी उसे आपने एक एक्स्ट्रा वर्ब के तौर पे प्रेजेंट किया। वही एग्जांपल कि आई डू अ वर्क और आई वर्क, तो आप डू को अब खामखा काम के साथ अटैच करने जा रहे हैं। तो इस केस में भी कि हमने उसे दिस सेक्टर एक्सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ पीसीज, हमने उसका जो इंक्लूड्स है उसको निकाल के एक्सपोर्ट को ही एज अ वर्ब जो है वो यूज़ करना शुरू किया है, जिसकी वजह से उसका वर्ड काउंट जो है वो 17 से 11 पे आ गया है। वर्ड काउंट भी कम हो गया है, क्लैरिटी भी इम्प्रूव हो गई है। तो जो टेक होम मैसेज है साइंटिफिक राइटिंग के अंदर कि आप अपने ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं इन्हें सीखें। दिस दैट विच का इस्तेमाल है, आपका वर्ब का यूज़ है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चॉइस है, आपके पास टेंसेस की चॉइस है, आपके पास रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन की चॉइस है कि आप उसको रिमूव कर दें, उसको किसी फ्रेज़ को वर्ड से चेंज कर दें, क्लॉज को फ्रेज से चेंज कर दें, ताकि आपके टेक्स्ट के अंदर एक स्मूथनेस हो, क्लैरिटी हो, और उस क्लैरिटी की वजह से अल्टीमेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इस केस में मैंने जैसे शुरू में कहा था कि 3R स्ट्रेटजीज हैं, राइट, रिव्यू एंड री राइट। तो उसी तरह से एडिट रीड। आप अगर अच्छे बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइटिंग रिव्यूइंग एडिटिंग यही चीज़ है जो आपको इसमें बेस्ट बना सकती है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको ये इनकम्प्लीट हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फेसबुक के ऊपर इसके कंप्लीट रेफरेंसेस जो हैं वो दे दूँ जहाँ से मैंने इन्हें पढ़ा है, खुद से मैंने कुछ नहीं किया। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है। ये वो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, पढ़ के सीखी हैं, तो हो सकता है इनमें भी अभी कुछ गलतियाँ हों जो शायद इंग्लिश के लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपना कोई भी रिसर्च पेपर लिखें, थीसिस लिखें, आप पहले तो खुद उसको मैक्सिमम रिव्यू करें, मैक्सिमम एडिट करें, लेकिन उसके बाद अगर आपको मौका मिले तो आप अपने किसी दोस्त को जिसका इंग्लिश का बैकग्राउंड है तो उसे दें, ताकि वो भी उसको रिव्यू करके वो भी आपको मीनिंगफुल इनपुट दे सकता है और कुछ चीज़ें जो आप मिस कर गए हैं वो आपको इम्प्रूव करवा सकता है। बाकी ये जो वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है, मैं नहीं समझता कि आप इसको वन गो में समझ सकेंगे सारा। आप इसको अपने पास रखिए, इसको बिट बाय बिट आप इसको देखें, जो क्लॉजेस जो हमने सेक्शन वाइज हमने इस पर बात की है
उसके बाद आप उनको अपनी आपके पास अगर कोई आपका पेपर है, आपके पास कोई ड्राफ्ट है, आप उसके ऊपर उसको अप्लाई करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपका सेंटेंस 15 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप उसकी लेंथ जो है वो 15 वर्ड्स के अलॉन्ग एडजस्ट करें। जो आप पैसिव वॉइस यूज़ करते रहे हैं, अब आप उन्हें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें। जहाँ पे आपने वर्ब नहीं यूज़ किए, वहाँ आप वर्ब यूज़ करें। जहाँ आपने फ्रेजेस एक्स्ट्रा यूज़ किए हैं, आप उन फ्रेजेस को वर्ड्स के साथ या वर्ब के साथ चेंज करके देखें और उसके बाद अपने टेक्स्ट की क्लैरिटी को चेक करें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में और इस स्लाइड्स को बनाने में मैंने फिर दोबारा रिवाइज़ किया है कि मैं कौन सी गलतियाँ कर रहा था। कुछ चीज़ें मैंने अपने पेपर्स में से निकाल के आपके सामने रखी हैं, जो गलतियाँ मैं कर रहा था, आज मैं उन्हें खुद ठीक कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि साइंटिफिक राइटिंग के जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो वन गो में शायद आप इन्हें ना कर पाएँ, तो इनको आपको रिफ़्रेशिंग या रिफ़्रेशर कोर्सेज चाहिए होंगे कि आप कुछ अर्से के बाद दोबारा से ऐसी स्लाइड्स देख लें, टेक्स्ट पढ़ लें, और ताकि आपकी वो चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ हो जाएं। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो आपकी साइंटिफिक राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपकी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो जाएगा, और यही एक्सप्रेशन आप प्रेजेंटेशंस में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप वर्ल्डी टाइप एक्सप्रेशन आपकी नेचर बन जाएगा, तो राइटअप में भी वो शो होगा, प्रेजेंटेशन में भी शो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात जो कम अल्फाज में कर सकते हैं, आप उन्हें ज़्यादा अल्फाज में करते हैं। इसमें देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तसर और जामे गुफ्तगू के बारे में कहा कि आप उन्हें आराम आराम से गुफ्तगू करें, मुख्तसर हो, मीनिंगफुल हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले अहादीस या जो अंबिया हैं या कुरान शरीफ में भी इस किस्म के बहुत से बयान जो हैं वो हमारे पास हैं। तो उनसे ये वही रोशनी है, और आम ज़िंदगी में भी हम इन उसूलों को लेके चलते हैं कि हमारी गुफ्तगू जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, फ़्लो में होनी चाहिए, ताकि जो जिससे हम बात करें वो हमारी बात को समझ सके। तो बुनियादी मकसद हमारा साइंटिफिक राइटिंग का ये है कि जो रिसर्च हमने की है वो हम अपने ऑडियंस को समझा सकें। उसका मकसद ये नहीं है कि जो एक्सप्लेनेशन हम 5 पेजेस में दे सकते हैं, हम खाम से 10 पेजेस में ले जाएँ, ऐसे नहीं होता। ना जर्नल्स इस वक्त इस चीज़ को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आप अपने हालात और सर्कमस्टांसिस के मुताबिक इन चीज़ों को रीएडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट चीज़ जो रह गई है वो मेरा मैसेज है, सॉरी, जो मैं अमूमी तौर पे आपको देता हूँ। अगेन, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। मैं तो इसी चीज़ का कायल हूँ, आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करें। वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन बी द फिटेस्ट फॉर द कंपटीशन। लक फेवर्स ओनली प्रिपेयर्ड माइंड्स। खुशकिस्मती जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं, जो अपने आप को हमेशा मूविंग स्टेज में रखते हैं। अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है ना कि मुसलमानों अपने घोड़े तैयार रखो। तो घोड़े जो है वो मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं। जब आप, और उसमें आप खुद भी शामिल हैं रिसोर्सेज और मीन्स में। तो अगर आप अपने आप को हर वक्त आने वाले हालात के लिए तैयार रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। परसिस्टेंस मोर देन इंटेलिजेंस ब्रिंग्स विक्ट्री। इंटेलिजेंट लोग होते हैं लेकिन परसिस्टेंट नहीं होते, काम ब्रेक में करते हैं, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। तो इससे जो है वो एक एवरेज लाइफ तो गुजारी जा सकती है, लेकिन एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजारी जा सकती। फाइनल जो एक कोट मुझे कहीं से मिली थी कि ओनली द फूलिश लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, द वाइज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करें। खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता है कि आग जो है वो हाथ जला देती है। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकते हैं। खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।